खैर, तो चलते हैं अपने पसंदीदा शायरों और शेरों की तरफ। तो आप शुरू करें सिलसिला। मुझे तो यार, मैं तो क्या बोलूं, मुझे तो शारिक कैफी ने दीवाना ही बना कर रखा है अपना। और कहीं मतलब उनको तो मैं पढ़ चुका हूँ, उनकी लगभग जो गजलें और नज़में हैं उनकी। लेकिन उनका जादू जो है वो हटता नहीं है मेरे दिमाग से। तो शारिक कैफी तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद उनका है। एक क्योंकि शेर मेरा मुझे याद आ रहा है अभी, जो काफ़ी जी, रिलेवेंट होगा अभी इस कॉन्टेक्स्ट में, कि अच्छे चेहरे होते हैं, उनमें हाँ। भी एक अपना वाला होता है। तो वैसे ही अपने। हाँ, तो इसमें अच्छा, अब इसमें मेरे को फरहत एहसास साहब का भी एक शेर याद आ रहा है कि एहसास मियाँ पीर हैं मुझहिब हैं हमारे, अब उठ के यहाँ से कहीं जाने के नहीं है। तो शारिक वाह। कैफी के साथ मेरा जो है ये वाला मामला है। तो शारिक कैफी तो मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। तो उनके जो हैं वो शेरों के, अगर मैं एग्जांपल दूं कि शारिक कैफी के बारे में, मेरे एक दोस्त हैं वो बालमोहन पांडे उनका नाम है, तो वो ये कहते हैं कि अ, वो एक तरह से आपके अंदर बैठा हुआ आदमी है ना। कई इमोशंस हैं जो आपके सामने से गुजर जाते हैं, जिनको आप नोटिस तक करने के लायक नहीं समझते, या आप बहुत इनसिग्निफिकेंट समझते हैं उनको। लेकिन फिर आप देखते हैं कि शारिक कैफी ने तो ये चीज अपने शेर में क्या रखी है ना। और शारिक कैफी ने या अपनी नज्म में, तो ये चीज है। खासकर जो उनकी नज्में हैं ना, तो आप शायरी पढ़ेंगे, उनकी जो गजलें पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि इनसे अच्छा शायर शायद ही कोई है। और इनके बारे में मैं कहूँ, ये ट्रूली जो है ग्लोबल शायर इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनकी शायरी जो है, जो असल में मैं मानता हूँ कि जो जदीद जो चीज शायरी की बात होती है, ये असल में मेरे को जो है, जो ट्रूली जदीद शायर जो हैं, वो सारे कैफी ही दिखते हैं आज। क्योंकि इनकी शायरी जो है, उसको समझने के लिए, इनके जो टॉपिक्स हैं उसको समझने के लिए आपको उर्दू शायरी की जो रिवायत है ना, या कि मैखाना जो है शायरी में, या दश्त है, या कैफ है, या इस तरह की चीजें जो हैं, तो खुदा और बुत या इस तरह की चीजें जो हैं, तो इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है शारिक कैफी की शायरी समझने के लिए। आप इसको ट्रांसलेट करके किसी अमेरिका के आदमी को भी सुना दो, तो वो भी इसको समझ जाएगा जो शारिक कैफी कहना चाह रहे हैं। अब जैसे शारिक कैफी की एक शेर अगर याद आए मेरे को, कि उसका मतलब ऐसे है कि महवर मुझे बना सकते हो, अपनी धूप बचा सकते हो। इसमें शेर आता है कि आज नहीं पाबंदी कोई, आज नहीं पाबंदी कोई, मौत का घर है आ सकते। तो ये इमोशन जो है उन्होंने किस तरह से इसको कैच किया है, या ये शेर जैसे है उनका कि जिस तरह वो बोलता ही जा रहा, जिस तरह वो बोलता ही जा रहा है, यूं तो चुप होने से पहले बोलते हैं, है ना। या और अगर हम इनकी नज्मों की बात करें, मतलब शेरों की अगर मैं शुरू हो गया तो फिर मैं पढ़ता ही जाऊंगा, इसलिए मैं कम थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को। इनकी अगर हम नज्मों की बात करें, तो आप देखेंगे कि इन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक पे नज्में कही हैं कि मतलब अनबिलीवेबल, बिल्कुल मतलब जेनजी में कहें तो क्रेजी जो है इन्होंने काम कर दिया है। जैसे एक इनका वो है कि इनकी एक नज्म का टॉपिक है जिसमें ऐसे शुरू होती है कि लटकने को यही रस्सी मिली थी। उसमें ऐसा है कि कोई आदमी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है और उसकी रस्सी टूट गई है, फिर वो गिर के जो है वो हंस रहा है। तो उन्होंने इसमें नज्म में कहा है कि क्या ये वही मौत है जो मेरे को 2 सेकंड पहले इतनी भयानक लग रही थी। और उस पर तंज करते हुए कहते हैं कि लटकने को यही रस्सी मिली थी। या उनकी एक और नज्म है जिसमें वो कहते हैं कि मेरे जो जिंदगी में जितने दुख हैं और जितनी तकलीफें हैं, है ना। अब आप एज ए शायर या एज ए आर्टिस्ट भी उसको रिलेट कर सकते हैं कि मेरी जिंदगी में जितने भी दुख हैं और जितनी भी तकलीफें हैं, वो और लोगों की तुलना में, उनके कंपैरिजन में इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि मैं जो है रातों को सोता नहीं था। अब रात का टाइम जो है वो सोने के लिए है, अब मैं रात को नहीं सोया, और वो जो मैं रात को नहीं सोया, वो जो मेरे को उम्र मिली थी, वो मैंने अपनी उम्र से ज्यादा जी ली है ना।
क्योंकि मेरे हिसाब में जो उम्र थी, रातों को जागकर मैंने उम्र उससे ज्यादा जी ली, इसलिए जो है ये सब मेरे को, जो मेरे जो ख्वाब टूट रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं, जो मेरी जिंदगी में दुख हैं, तकलीफें हैं, ये इस वजह से मेरे को मिल रहे हैं। वाह है ना? वाह वाह वाह। जी। तो ये उन्होंने तो मतलब बच्चे की साइकोलॉजी पे, जैसे बबलू का बकरा एक जो है, अब लोग जो है शायरी नहीं समझते, वो उसको नहीं समझेंगे कि बबलू का बकरा, कुछ लोग सोचते हैं मजाहिया नज्म, है ना? अ, तो जैसे मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि उसने किसी लड़की को ये वाली नज्म सुनाई, बबलू का बकरा, तो उसने सुनकर कहा कि अच्छा, ये शारिक कैफी साहब जो हैं ये सिर्फ मजाकिया ही लिखते हैं। तो अब उसमें ऐसा कहा है उसने कि एक बच्चा है, उसके पास एक बकरा था, है ना? अब मुस्लिम्स में क्या होता है कि कुर्बानी से पहले बकरा घर में रखा जाता है। तो वो बच्चे का क्या था कि उसके बकरे ने, उसका एक दोस्त था बबलू, उसके बकरे के साथ जाके भिड़ गया, और इस वजह से उसकी मौत हो गई। अब वो जो है एक बच्चे का ट्रॉमा बन चुका है। तो उन्होंने वो चीज उसमें बयान की है कि उसके पापा उसको समझाते हैं कि वो बकरा तो जन्नत में होगा, तो फिर वो बच्चा उनको जवाब देता है कि वो ऐसे जन्नत में खुश है, तो मुझे उसका सपना क्यों आता है। या उनकी एक नज्म है उसमें, बिल्ली, कुतिया नज्म है उनकी एक। तो उसमें वो ऐसा है कि एक बिल्ली है उनके घर में, तो बिल्ली को ये पता है कि मैं जो है वो, आज मेरे घर में एक बिल्ली है और बिल्ली को पता है कि आज मैं मरने वाला हूँ। तो वो कहते हैं कि बिल्ली को मेरे को बताना चाहिए था कि मैं मरने वाला हूँ। तो इस तरह के जो टॉपिक है ना, तो ये सिर्फ आपको शारिक कैफी की नज्मों और उनकी गजलों में ही मिलेंगे। तो इसलिए मेरे को जो है शारिक कैफी का तो मैं दीवाना हूँ। खैर, मैं अगर और बात करता गया तो शारिक कैफी पे ही निकल जाएगा ये। फरहद साहब जो हैं उनके साथ में, अ, फरहद साहब को तो कह सकते हो आपके आज के दौर में सबसे तो ग्रेट शायर हैं इंडिया पाकिस्तान मिला के। तो फरहद साहब को तो आप मान सकते हैं। हालांकि मुझे जो है, मैं सब्जेक्टिविटी की जो बात होती है, तो मुझे शारिक साहब जो है सबसे अच्छे लगते हैं। लेकिन आम जो जनरल राय मैं आपको बता रहा हूँ, तो फरहद साहब को आप मान सकते हैं कि आज के दौर के सबसे ग्रेट शायर जो हैं, तो इसलिए फरहद साहब भी मुझे बहुत पसंद है। अ, जैसे फरहद साहब का मैंने वो रेडिट पे भी पोस्ट किया था अभी एक शेयर पे, सारी शक्लों से परे है वो हमारा महबूब, सारी शक्लों से परे है वो हमारा महबूब, तो तसव्वुर के सहारे भी नहीं जा सकते। मतलब कैसी कि कैच 22 जो सिचुएशन होती है, वो इन्होंने अपने इस शेयर में बयान कर दी है कि अपने जो, जिससे आप प्यार करते हैं, उससे आप, उसकी तारीफ में आप कह देते हैं कि उसकी जो, वो जो है वैसा तो खूबसूरत कोई है ही नहीं। तो ये बोलते हैं कि हाँ, तू वैसा कोई खूबसूरत नहीं है। अब नहीं है इसलिए तो मैं इमेजिनेशन के थ्रू भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा। तो ये जो है मेरे लिए दिक्कत बन चुकी है। तो ये चीज है। फरहद साहब का शेर है कि इसे बच्चों के हाथों से उठाओ, इसे बच्चों के हाथों से उठाओ, ये दुनिया इस कदर भारी नहीं है। तो यहाँ फरहद साहब के मुझे तो फरहद साहब के जैसे एक जो क्वालिटी जो है ना फरहद साहब की, कि नाउन जो है उसको एज एग्जेक्टिव जो यूज करने की जो उनकी वो चीज है, वो मेरे को एग्जांपल में देता हूँ। उसके उनके गजल है उसमें इसी तरह से शेर चलते हैं कि मतलब उसमें है कि रात को दरकार था कुछ दास्तानी रंग का, रात को दरकार था कुछ दास्तानी रंग का, मैं चरागे खामोशी लाया जुबानी रंग, कहानी रंग का। अब देखिए, अब दास्तानी रंग क्या है, तो कहानी रंग क्या है। तो उन्होंने उसको उस तरह से रंग की क्वालिटी की तरह बना दिया है। तो इसमें आगे वाले शेर भी ऐसे ही चलते हैं कि उसने पेशानी हमें दी है जमीनी रंग की, उसने पेशानी हमें दी है जमीनी रंग की, और सजदा चाहता है आसमानी रंग का। या इसमें मक्ता आता है कि परत एहसास उसकी मिट्टी की समात खिल उठी, समात मतलब जो आपकी सुनने की पावर होती है। तो परत एहसास उसकी मिट्टी की समात खिल उठी, शेर जब तूने सुनाया उसको पानी रंग का। अब ये दास्तानी रंग, पानी रंग, ये क्या है? तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट है ना, फरहद साहब की शायरी में बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाते हैं।
और और किसी की शायरी में जो है मैंने तो कम से कम ऐसा जो है ये नहीं देखा औरों की शायरी में। तो फरहत साहब हैं, सारिक साहब हैं। और कंटेम्प्रेरीज में हम देखें तो शाहीन अब्बास जो है पाकिस्तान के एक शायर, ये जो है काफी अंडररेटेड हैं और बहुत बहुत कमाल के शायर। शाहीन अब्बास, उनका एक शेर भी मैंने पोस्ट किया था रेडिट पे। उनका शेर है कि वो इस तरह से मुझे देखता हुआ गुजरा। या इसका मतलब ऐसे है कि जमी का आखिरी मंजर दिखाई देने लगा, मैं देखता हुआ पत्थर दिखाई देने लगा। जो हम एम्बिग्युइटी की बात कर रहे थे ना, इनके शेरों में आपको भरपूर मिलेगी वो, कि जमी का आखिरी मंजर दिखाई देने लगा, मैं देखता हुआ पत्थर दिखाई देने लगा, और वो इस तरह से मुझे देखता हुआ गुजरा, मैं अपने आप को बेहतर दिखाई देने लगा। तो शाहीन अब्बास जो है बहुत कमाल के शायर हैं। तो ये पाकिस्तान के ही एक और शायर जो है अख्तर उस्मान। अभी मैं कंटेम्प्रेरी की बात कर रहा हूँ कि अख्तर उस्मान शायर हैं। वो शायर भी बहुत अच्छे हैं, और उनकी जो शायरी पे और जो लिटरेचर पे जो नॉलेज है वो भी बहुत कमाल की है। आप उनके लेक्चर्स और वो सब भी सुन सकते हैं, और उनकी शायरी तो कमाल है ही। जैसे उनका एक शेर है कि ये कारे इश्क भी है अजब कारे ना तमाम, ये फेमस शेर है उनका, वो सुना रहा हूँ मैं आपको। ये कारे इश्क भी है अजब कारे ना तमाम, समझें कि हो रहा है मगर, वाह। और शाम आए और घर के लिए दिल मचल उठे, शाम आए और दिल के लिए कोई घर ना हो। तो ये बहुत वाह। बहुत कमाल के ये सब जो शायर हैं। अ, अब आप इनसे पहले की अगर आप जनरेशन में देख लें तो जफर इकबाल जो है बहुत कमाल के शायर हैं। जफर इकबाल और जफर इकबाल के मैं कुछ शेर बता दूं आपको तो, बस एक बार किसी ने गले लगाया था, बस एक बार किसी ने गले लगाया था, फिर उसके बाद ना मैं था ना मेरा साया था, तो गली में लोग भी थे मेरे उसके दुश्मन लोग, वो सब पे हंसता हुआ मेरे दिल में आया था। तो जफर इकबाल जो है इनकी शायरी में आपको एक्सपेरिमेंट भी नए नए तरह के बहुत मिल जाएंगे, और शायरी भी इनकी बहुत कमाल की है। इसका इनका शेर है कि जफर उस पर असर तो कोई होता है न होगा, तो फिर ये रोज का बनना संवरना किस लिए है। तो जफर इकबाल हैं, और नासिर काज़मी बहुत अच्छे शायर हैं। नासिर काज़मी भी मेरे जो फेवरेट शायर हैं उनमें हैं। और नासिर काज़मी ऐसे हैं ना कि उनकी कुछ कुछ शायरी है तो उसमें मैं समझ ही नहीं पाता कि ये मेरे को अच्छी लग क्यों रही है। क्योंकि कुछ शेर जो हैं उनके तो हम्म, वो तो मतलब जो फेमस शेर हैं वो तो अच्छे हैं ही, लेकिन कुछ इनके इस तरह की शायरी है कि जैसे हम ऐसे इनकी इस तरह से गजलें चलती हैं कि दुख की लहर ने छेड़ा होगा, याद ने कंकर फेंका होगा, आज तो मेरा दिल कहता है वो इस वक्त अकेला होगा, भीग आई अब शाम की पलकें, वो अब थक कर सोया होगा। और इस तरह से पूरी गजल चलती है, कई सारे शेर चलते हैं। तो इस तरह के शेरों में मुझे समझ में भी नहीं आता कि नासिर काज़मी जो है वो इन गजलों में मेरे को अच्छे लग क्यों रहे हैं, फिर भी वो अच्छे लगते हैं। तो इनका बिल्कुल। कमाल ये है। जी। तो ये है नासिर काज़मी का। तो इनके कुछ जो मशहूर शेर हैं वो तो हैं ही, कि जैसे ये है कि गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल, याद है अब तक तुझसे बिछड़ने की वो अंधेरी शाम मुझे, तू खामोश खड़ा था लेकिन बातें करता था काजल। ये है कि गए गए दिनों का सुराग लेकर कहाँ से आया कहाँ गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो, ना वो यादों का चढ़ता दरिया ना फुर्सतों की उदास बरखा, यूं ही जरा सी कसक है दिल में जो जख्म गहरा था भर गया वो, है ना। तो नासिक आजमी ही। और बाकी फराज हूँ वो तो अच्छे हैं ही। और मैं जॉन एलिया की बात करना चाहूंगा यहाँ पे। तो जब आप शायरी की शुरुआत में होते हैं तब जॉन एलिया जो है आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं जॉन एलिया की बात कर रहा था कि जॉन एलिया जो है कि शुरू शुरू में ना बहुत मुतासिर करेंगे, तो और फिर ऐसा होता है कि कुछ देर बाद आप जब दूसरे शायरों को पढ़ते हैं तो वो
मतलब उतने मुतासिर नहीं करते आपको, क्योंकि आपको समझ आता है कि और भी अच्छी शायरी है। लेकिन जॉन के साथ जो दिक्कत हुई है वो मुझे ये लगता है कि अ, खासकर जो कुछ 6-7 साल पहले, 7-8 साल पहले जॉन एलिया एकदम से जो है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गए। और अभी तो इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कि जो एडिट्स हैं जॉन एलिया के, परवीन शाकिर के, इस तरह से काफी चल रहे हैं। तो इन लोगों ने जो मतलब शायरी से उस तरह से जुड़े नहीं हैं, तो इन्होंने जॉन को ऐसा इतना ओवर ओवर रेट कर दिया कि मतलब आप कमेंट्स में जाएं इनके तो ये बोलते हैं कि जॉन से बड़ा कोई शायर नहीं है। यहाँ आप किसी की बात करेंगे, गालिब की बात करेंगे, मीर की बात करेंगे, तो नीचे कमेंट्स में आ जाएंगे कि जॉन सबसे बड़े शायर तो जॉन है। तो इसका जो है रिएक्शन क्या हुआ कि कुछ बड़े शायर जो हैं, काफी सीनियर शायर, तो वो क्या करते हैं, अब जॉन जो है वो जॉन को रद्द कर देते हैं कि जॉन तो है वो 20-25 शेर भी नहीं है उनके दीवान में अच्छे, है ना। और कुछ इंस्टाग्राम पे नए नए क्रिटिक आए हैं, वो भी जॉन को बिल्कुल रद्द कर देते हैं, मतलब बिल्कुल ही गिरा हुआ शायर बना देते हैं जॉन को। क्योंकि मेरी जो है राय इससे बिल्कुल अलग है। जॉन जो है मेरी नजर में अच्छे शायर हैं, तो बहुत अच्छे शेर हैं जॉन के यहाँ। और फिर मुझे हैरानी जो है इस बात पे होती है कि वो जिन शायरों को बताते हैं कि आप इन शायरों को पढ़िए, जॉन जो है उनसे मुझे मेरे को तो काफी अच्छे शायर लगते हैं कई शायरों से, उनके रिकमेंडेड शायरों से। तो वो मतलब मुझे तो लगता है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जॉन को आज की जनरेशन ने अगर ओवररेट कर दिया तो उसमें जॉन की तो कोई गलती नहीं है। तो जॉन को जितना रेट करना चाहिए आप उतना तो आपको बताना चाहिए लोगों को, आप बिल्कुल ही रद्द कर दे रहे हैं। तो जॉन के यहाँ तो बहुत कमाल कमाल के शेर मिलते हैं, और बिल्कुल हैरान कर देने वाले। और जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे कि शायरी जो है क्या चीज है जो शायरी को या किसी शेर को अच्छा बनाती है, तो एक बात उसमें यह भी है कि आप कोई ऐसी चीज कह रहे हैं कि जो आज से पहले नहीं कही गई, या जो आज से पहले कही गई भी है उसको आप किसी नए तरीके से कह रहे हैं। तो जॉन ने जो है एक अपना स्टाइल ऑफ पोइट्री लाया, तो नई नई चीजें लाई। तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि वैसी चीजें हमें और कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। अब जॉन का जैसे ये शेर है कि हर फराशे नफस लिखे जाऊं, नफस मतलब सांस, तो फराशे नफस सांस में जो खराश हो रही है, अब ये इमेजिनेशन भी देखो। हर फराशे नफस लिखे जाऊं, बस लिखे जाऊं, बस लिखे जाऊं। अब ये शेर है जहां तक ख्याल की परवाज, परवाज मतलब आन, है जहां तक ख्याल की परवाज, मैं वहां तक कफस लिखे जाऊं। कफस मतलब पिंजरा। जी। तो परवाज और पिंजरे को इन्होंने कैसे कंट्रास्टिंग वे में किस तरह से यूज किया है, मुझे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगा। तो जैसे जॉन का एक बहुत कमाल का मेरा फेवरेट शेर है वो कि एक हुस्न बेमिसाल की तमसील के लिए, बेमिसाल मतलब जिसकी कोई मिसाल ना हो, जी। और हुस्न बेमिसाल की तमसील के लिए कि यानी उसके जैसा ढूंढने के लिए, उसके उसका कोई और उदाहरण ढूंढने के लिए, एक हुस्न बेमिसाल की तमसील के लिए परछाइयों पे रंग गिराता रहा हूं मैं। वाह। अब देखो ये कितना फैसिनेटिंग थॉट है, परछाइयों पे रंग गिराना। यानी मतलब मेंटल स्टेट क्या बयान कर रहा है ये आपकी, कि आप किसी को ढूंढने में इतना वो हो गए हो कि इतने पागल हो चुके हो, परछाइयों पे रंग गिराना, है ना। तो मुझे तो जॉन के यहाँ बहुत जो है जबरदस्त काम मिलता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आज तक मतलब क्यों लोग जो है ऐसे जॉन को रद्द कर देते हैं। तो जॉन के कुछ शेर मुझे अच्छे लगते हैं काफी, जैसे ये शेर कि वक्त दरमा पजीर था ही नहीं, दिल लगाया था दिल लगा ही नहीं, तो तर्क उल्फत है किस कदर आसान, आज तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये शेर है, यही शेर है कि खुद नुमाई के दिन गए उठिए, हैं बहुत तेज रोशनी में हम, नहीं मालूम आ गए हैं कहाँ, चल पड़े थे रवा रवी में हम। वाह। तो ये इस शेर के अब कितनी तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। नहीं मालूम आ गए हैं कहाँ, चल पड़े थे रवा रवी में हम, है ना। तो ये बात है। तो मुझे तो जॉन जो है काफी अच्छे लगते हैं। बाकी फैज साहब की नज़में हैं, अहमद फराज की गजलें हैं, और उनकी नज़में भी बहुत कमाल की हैं।
नासिर काज़मी की बात की मैंने, और राजेंद्र मनचंदा बानी जो हैं, बहुत कमाल के शायर हैं। और उनकी वही मैं जो बात कर रहा था, लेयर्स में शायरी है, मतलब जो डेप्थ क्लियर। आपको उनकी शायरी में मिलेगी कमाल की। और और फिर जो दाग दहलवी हैं, बहुत बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद है दाग दहलवी। तो दाग दहलवी की जो आपने सार्काज्म वाली बात का जो जिक्र किया था, तो वो तो है, लेकिन मतलब क्लासिकल शायरों में जो जिन्होंने मेरे को मुतासिर किया था सबसे ज्यादा शुरू में, तो वो तो दाग ही थे। और दाग के मैं अगर कुछ शेर सुनाऊं आपको, तो जैसे ये शेर है उनका कि जब हाथ पड़ा वस्ल में शोखी से किसी का, जब हाथ पड़ा वस्ल में शोखी से किसी का, फिर हमने गिरेबां को गिरेबां नहीं देखा। अब ये देखो कि गिरेबां जो है आपका, वो एक आपकी इज्जत की वो निशानी है ना। और वस्ल जो है, अब आप किसी के करीब हैं तो वो वस्ल है। और शोखी जो है मिस्टीफ। तो कह रहे कि जब हाथ पड़ा वस्ल में शोखी से किसी का, फिर हमने गिरेबां को गिरेबां नहीं देखा। तो मतलब कितना वो जो है एक कमीनेपन वाला वो भी दिखता है इसमें, अगर मैं ये वर्ड यूज कर सकूं तो। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये है जी। तो इस तरह के जो मैंने कमीनेपन वाली जो बात की ना, तो ये चीज जो है दाग के यहाँ बहुत मिलती है, और मतलब बहुत आपको हंसी आएगी पढ़ के और बहुत अच्छा लगेगा। और वो जो सीरियस चीजें हैं इसमें, हालांकि ये भी बहुत बड़ा काम है, लेकिन जो आप दूसरे जो दुख वाले शेर हैं, जो इस तरह के शेर हैं, वो भी आपको इक्वल अमाउंट में मिल जाएंगे इसमें, दाग के यहाँ। अ, जैसे इनका एक शेर है कि बज़्म वाइज में कोई कह बज़्म वाइज से कोई कहता गया। वाइज यानी रिलीजियस आदमी है कोई, मशरक आदमी कोई। वो कहता है कि बज़्म जो है महफिल, तो रिलीजियस आदमियों की जो क्राउड थी, उनकी महफिल थी। बज़्म वाइज से कोई कहता गया, ऐसे जलसे बेशराब अच्छे नहीं। तो ये जो है, एक तो ये महबूब को लेकर भी इनके बहुत जो शोखी वाले जो शेर हैं वो हैं, और एक जाहिद और इस तरह को लेकर भी इनके जो इस तरह के शेर हैं वो बहुत हैं। तो जैसे इनके शेर है, जाहिद मतलब कि इसी तरह का वो रिलीजियस स्कॉलर है आदमी, कहते हैं, जाहिद मजा तो जब है अजाबे सवाब का, जाहिद मजा तो जब है अजाबे सवाब का, दोजख में बादकश ना हो जन्नत में तू ना हो। यानी जो शराब पीने वाला है वो मजा तो तब आएगा, ये जो शराब पीने वाला है वो नरक में ना मिले और जन्नत में तू ना मिले। वाह वाह वाह। एक इनकी तो ये है। इनका वो हूरो वाला है भी, हूरो वाला भी है ना कि लाखों बरस की हूरें हैं, मुझे वो याद नहीं आ रहा है शेर अभी। वो ऐसी जन्नत का क्या करे कोई जहाँ लाखों बरस की हूरें हैं, इसी प्रकार का कुछ है। बड़ा ही मतलब जी जी मुझे जी। लगा कि कैसे हाँ मतलब पूरी आपने ये जो इनकी हाँ क्या नाम है, ये जो सार्केज्म है वो सिर्फ महबूब तक ही नहीं है, ये हर हाँ। तो अब जगह। आप इस ये वाला, तो मैं ये वाला शेर जो है, अब इसमें आप सार्कज़म देखिए, और ये जो है कमीनापन देखिए इसमें कि "अरे दाग बुरा मान ना तो उसके कहे का"। अब इसमें आप खुद को भी या किसी को भी आप अपने दोस्त को सपोज कर सकते हैं कि उसको किसी लड़की ने उसकी बेइज्जती कर दी, किसी ने प्रपोज किया या आपने इजहार किया और उसकी बेइज्जती हो गई। वो क्या बोल रहा है, मतलब दाग जो है क्या कैसे समझा रहा है खुद को, क्या दाग बुरा मानना तो उसके कहे का, माशूक की गाली से तो इज्जत नहीं जाती। तो ये पढ़ के तो बहुत हंसी आई थी मेरे को। हिम्मत भी मिलती मतलब होगी ये ना। कैसे खुद को सांत्वना देने का वो ये तरीका देखिए आप, तो माशूक की गाली से तो इज्जत नहीं जाती। वाह वाह। और ये जो ये शेर देखिए कि जोर के बाद है अब हर पे तसल्ली कैसा, यानी आप जुल्म तो आपने कर लिया मेरे पे, अब तसल्ली आप क्या दे रहे हैं मेरे को। हम्म। जोर के बाद है अब हर पे तसल्ली कैसा, उससे फरमाइए जिसको वो घड़ी याद ना हो। और है ओहो। मेरे दिल की तबाही पे ताज्जुब, क्या खूब आप बर्बाद करें जिसको वो बर्बाद ना हो। तो दाग जो है ये बहुत कमाल का शायर है, और मतलब पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए दाग को, जिसको शायरी में इंटरेस्ट है। क्लासिकल में जब आप पहुंच रहे हैं तो पहले तो दाग को पढ़ लेना चाहिए आपको। तो जब दाग से अब पहले जाए तो फिर मीर गजाली तो हैं ही, जो फेवरेट होते हैं और मेरे भी हैं। अ, जैसे हम वो एम्बिग्यूटी की बात की थी आपने शुरू में, हमने कि
अच्छे शेर में जो है उसका एक नेचर होता है कि वो एम्बिवियस है। हाँ। तो वो चीज जो है, मेरे को गालिब और मीर क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये वाला जो नेचर है, ये कंसाइसनेस और एम्बिग्यूटी, ये दोनों भर भर के और भरपूर तरीके से इन दोनों के इशारों में मिल जाती है, अमीर और गालिब दोनों में। जैसे बहुत फेमस शेर है गालिब का कि अ, दिल ही तो है न संगो के, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। है ना। तो इसमें अगर हम इसके पहले मिसरे को देखें कि दिल ही तो है न संगो के, दर्द से भर ना आए क्यों, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंटरप्रिटेशन तो इसकी ये है कि जो मेरे को पहली नजर में लगी कि संगो खिश्त जो है, पत्थर और ईंटें जो हैं, अब उनमें तो फिर हमारा दिल है ये, कोई संगो खिश्त तो नहीं है, तो फिर दर्द से क्यों ना भर आए। और दूसरी इंटरप्रिटेशन जो है उसकी आप ये भी समझ सकते हैं कि संगो खिश्त जो है वो तो मजबूत होते हैं, पत्थर ईंटें तो मजबूत होती हैं, हमारा दिल तो है वो जो हमारा ऑर्गन है, तो वो इतना मजबूत थोड़ी है कि वो ईंट और पत्थर की तरह झेल ले सब कुछ, इसलिए जो है हमारा दिल जो है दर्द से भर रहा है। तो यहाँ पे दो मतलब निकल गए इसके। तो अब इसका दूसरा मिसरा जो है कि रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों, तो इसका एक मीनिंग तो ये है कि मेरी मर्जी है, मैं तो रोऊंगा, कोई मुझे क्यों कुछ बोले, कि कोई मुझे क्यों सता रहा है, मेरा तो जब मन करेगा तब मैं रोऊंगा। है ना। वाह। अब दूसरा इसका मतलब ये निकलता है कि रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों, कि कोई हमें क्यों सता रहा है, कि मेरे पास तो पहले ही बहुत वजह है रोने की, तो किसी के सताने की जरूरत ही नहीं है। तो रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों, कि हम वाह। तो यूं ही हजार बार रो रहे हैं, तो कोई हमें क्यों सता रहा है। तो ये जो चीज है, या आप ये वाला जो सिंपल सा दिखने वाला शेर है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम मतलब मरियम का बेटा जीसस जो है, तो इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करेगा। जीसस की जो वही फिलोसफी है कि उन्होंने हमारे दुख के लिए सफर किया, तो वो कहते हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इसका मतलब इसको ऐसे पढ़े कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, कि कोई तो हो जो इब्ने मरियम हुआ करे और आके मेरे दुख की दवा कर दे। है ना। अब आप इसको इस तरह से पढ़ें कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, कि इब्ने मरियम जो है होता रहे जो होता है, मेरे दुख की दवा करो, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इब्ने मरियम है कौन, मेरे को तो इससे फर्क है कि मेरे दुख की दवा हो रही है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। एक तो ये है। वाह, तो ये मैंने एक नहीं सोचा था। जी, तो ये तो दो हैं, और फारूकी साहब को आप पढ़ेंगे वो तो छह सात इसके निकालते हैं। अब ये भी है इसका कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुखी, तो इसका एक मतलब ये भी बनता है कि मेरा दुख है, मेरा जो दुख है, जीसस ने जो है जितने दुखों के लिए सफर किया, उन सब से मेरा दुख जो है वो बड़ा है। तो अब कोई मेरे दुख का हल कर देगा तब मैं मानूंगा कि वो इब्ने मरियम हो गया है ना। वाह तो ये मीनिंग भी वाह। बन रहा है। तो ये जो है आप सिंपल से दिखने वाला शेर है, और इस पे आप इतने मीनिंग निकाल रहे हैं। है ना। इतने मीनिंग निकल रहे हैं। अब ये जो कोई नहीं समझेगा तो वो तो यही कहेगा ना कि तलहा अंजुम जो है वो गालिब से बड़ा है। तो यहाँ अब ये शेर है गालिब का कि नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान हो गई। है ना। तो नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान हो गई। तो पहली बात, अ, नींद और रातें जो हैं पहले मिसरे में, ठीक है, दोनों रात से रिलेटेड है, अंधेरे से रिलेटेड है। और दूसरे मिसरे में जो जुल्फ है, उसको भी रात के साथ हम मेटाफर देते हैं उसका। एक तो ये रिलेशन बन गया। और दूसरा जो आप स्कैटर्डनेस देखो पहले मिसरे में, कि आदमी का जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो इसका स्पीकर है, वो थोड़ा, इसका जो माइंड है बिखराव नजर आ रहा है, कि नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान होगी। अब परेशान होना क्या है, इसका लिटरल मीनिंग जो है वो है बिखर जाना। तो जुल्फों के लिए ये यूज होता है कि जुल्फों का परेशान हो जाना, यानी जुल्फों का बिखर जाना। ठीक है। तो पहले में जो बिखराव नजर आ रहा है, नींद, दिमाग, रातें, तो दूसरों में उन्होंने उसी को जुल्फों के साथ जोड़ दिया। तो एक ये रिलेशन बन रहा है। ठीक है। और
जो मैंने अपने दोस्त की बात की थी ना, बालमुकुंद पांडे, उनके साथ मेरी बहुत बात होती है इन चीजों पे। तो उन्होंने मेरे को बताया था, वो थॉट मैं सोच नहीं पाया कि उन्होंने इतना अच्छा इसका इंटरप्रिटेशन बताया कि आप अगर पहले मिस्र में देखें, नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं। तो अगर आप देखें कि उसकी हैं, तो वो एक जगह कन्वर्ज हो रहा है ना, एक पर्सन पे या एक पॉइंट पे जो है पहला मिस्र कन्वर्ज हो रहा है, अगर आप समझ पा रहे हैं ना। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, एक पॉइंट पे जाके ये मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा मिसरा देखें, तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान हो गई, लास्ट तक आते आते कैसा मिसरा हो जाता है इसमें, कि पहले में कैसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है शेर, तो दूसरे में कैसा बिखर गया लास्ट बढ़ाते आते परेशान हो गई। तो ये तो खेल है ना, ये गालिब और मीर जो हैं इस तरह के शायर, इवन उनके तो कंटेम्परेरी थे, ऐसे जो खेल हैं वो उनके यहाँ भी देखने को नहीं मिलते, इसलिए जो है ये जो है बड़े। तो मीर की बात करें अगर हम, तो मीर का जैसे एक शेर है कि बरहमी हाल की है मेरे सारे दीवा में, बरहमी हाल की है सारे मेरे दीवा में, सैर कर तू भी इस मजमुआ परेशानी का। अब दीवान होता है कलेक्शन ऑफ पोइट्री, ठीक है, और दरहम ही होता है, दरहम होना मतलब बिखर जाना, और मजमुआ होता है उसको भी कंपाइलेशन या कलेक्शन कह सकते हैं आप। तो पहला मिसरा अगर आप इसका देखें, दरहमी हाल की है सारे मेरे दीवा में, तो मेरे जो दीवान में, एक तो आप हाल को ये भी समझ सकते हैं कि हाल आपका हाल, और एक प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट के लिए भी यूज होता है हाल। तो कह रहे कि हाल की, या तो मेरे हाल की या प्रेजेंट सिचुएशन की, तो इसका जो खराब है वो सारे मेरे दीवान में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप इन दोनों चीजों में कंट्रास्ट देखो, दरहमी और दीवान। दरहम मतलब बिखर जाना, और दीवान मतलब पोइट्री का कलेक्शन, दोनों ऑपोजिट हो गए इसमें, और दोनों के लिए सेम अल्फाबेट से शुरू होने वाला वर्ड है, दरहमी और दीवान। तो ये चीजें, अब आप इसको कोइंसिडेंस भी कह सकते हो, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा जगह मिल जाती हैं। और इससे जो भी आज के शायर हैं, जो उनके बाद के शायर हैं, कहीं कहीं ये चीजें अगर मिलती हैं तो उसको हम कोइंसिडेंस मान लेते हैं, लेकिन जो मीर और गालिब की शायरी है ना, इसमें के बार बार आपको मिलेंगी, और इंटेंशनली ये चीज करना बहुत मुश्किल है। और इसी का दूसरा मिसरा, सैर कर तू भी ये मजमुआ परेशानी का। अब मजमुआ क्या होता है, कंपाइलेशन, परेशानी बिखरा, इसमें फिर से एक ऑपोजिट वर्ड आ गया दोनों। ये जो चीजें हैं ना, कि आप सिंपल से थॉट भी और इनके तो कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें आप इस तरह के जब खेल करते हैं, तो ये चीज आपको बड़ा बनाती है। या इनके जो सिंपल सिंपल जो शेर हैं यार, जैसे इनके शेर कल पढ़े हैं इसके, खुल जाएंगी फिर आंखें जब मर जाएगा कोई, आते नहीं हो बाज मेरे इम्तिहान से तुम। ये सिंपल शेर है समझने में। तो इसमें जब पहला मिसरा देखे, खुल जाएंगी फिर आंखें जब मर जाएगा कोई, इसमें भी एक कंट्रास्ट ला दिया इन्होंने, आंखें खुलना और किसी का मरना, उसकी आंखें खुलना और मेरा मरना एक साथ होगा, है ना। अब जो मर जाएगा उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, और उसकी जो मेटाफोरिकली आंखें खुलना। तो ये जो चीजें हैं, तो मीर का जो एक और शेर की मैं बात करूंगा उस पर, और फिर मैं काफी लंबा कर दिया इसको, तो फिर उसको मैं विराम देता हूँ कि उनका एक शेर है कि क्या मैं भी परेशानी खातिर से करी था, आंखें तो कहीं थी दिले गम दीदा कहीं था, है ना। तो परेशानी खातिर से करी था, अब खातिर जो है इसको माइंड की, माइंड भी एक मतलब होता है, परेशानी खातिर यानी माइंड की परेशानी, माइंड का बिखराव, है ना। करीम मतलब करीब, और आंखें तो कहीं थी दिले गम दीदा कहीं था, मतलब मेरा गमजदा जो दिल है, मेरी आंखें कहीं थी और गमजदा दिल कहीं था। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ऐसे फिर मतलब समझने की कोशिश करें, कि मैं जो था वो दिमाग के बिखराव से किस तरह करीब आ गया था, कि मेरी आंखें तो कहीं थी और मेरा दिल जो था वो कहीं था, ठीक है। अब इसका मीनिंग तो ये है, अगर आप इतना समझें खाली, तो आपको जो है मीर जो है वो भी बाकी शायरों की तरह लगेंगे। लेकिन अब इनमें जो इस शेर में इन्होंने जो खेल किया है, अगर आप उसको समझें कि परेशानी खातिर से करी था, परेशानी खातिर, माइंड की स्कैटर्डनेस, माइंड का बिखराव, परेशानी मतलब बिखराव, और करी होना मतलब पास आना, जुड़ना,
फिर से बिखराव और जुड़ाव का एक इन्होंने कंट्रास्ट इसमें स्थापित कर दिया। ठीक है। और दूसरे में तो इससे भी मतलब इंप्रेसिव या इससे भी बड़ा इन्होंने जो चीज की है, आंखें तो कहीं थी दिले गम दीदा कहीं था। आंखें तो कहीं थी, दिले गम दीदा कहीं था। गम दीदा मतलब जिसने गम को महसूस किया हो। लेकिन ये वर्ड क्या है, गम दीदा, लिटरल मीनिंग है जिसने गम को देखा हो। दीद का मतलब साइट। तो उसके साथ कैसे मैच किया है, आंखों के साथ। आंखें तो कहीं थी, दिल गम दीदा कहीं था। दिल को भी डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने आंखों जैसा एक वर्ड बना दिया। तो ये चीज है, बिल्कुल। ये जो चीजें हैं ना, तो मीर और गालिब में आपको भर भर के मिल जाएंगी। तो इसीलिए जो है ये बड़े शायर हैं। तो अब पढ़ते पढ़ते एंड में आपको उनको पढ़िए, और इसलिए जो है ये सब मेरे फेवरेट शायर हैं। खैर मैंने तो बहुत ज्यादा बोल दिया शायद। नहीं नहीं, कोई कोई ये कोई समस्या नहीं हाँ। है, इसीलिए ये है कि जी। इन डेप्थ में ही हर हाँ चीज़ों तो पे बात हो। जी जी, हाँ तो मेरा तो इतना था। अब आप बताइए, आप क्या क्या शायर जो हैं आपको फेवरेट हैं। कंटेम्प्ररी में तो जो आपका ऑर्डर है वो मेरा बस उसका ऑपोजिट है। मुझे फरत साहब ज़्यादा पसंद हैं, पर हाँ, और जी शारिक कैफ़ी साहब मेरे लिए दूसरे नंबर पर हैं। जी जी और जो अभी आप जस्ट बात कर रहे थे कि जो कंट्रास्ट पैदा करते हैं मीर और गालिब अपने शेरों में, जी तो जी वही उसी का एक पहलू हमें देखने को मिलता है फरत साहब के शेरों में। अब जैसे उनका एक शेर है कि न मरते हम मगर पैदा न होते, हमारे हम्म, जिस्म यूं रुसवा न होते। अब पहले सही। तो इतना ये अजीब मज़ामीन इन्होंने निकाला है दूसरे मिसरे में कि हमारे जिस्म यूं हम्म, रुसवा न होते। तो ये देखिए मतलब क्या इसकी तारीफ करना हाँ, ना, मतलब वो एक डिसरिस्पेक्ट होगा। मैं उस लेवल पर ही नहीं हूँ कि इसकी तारीफ कर पाऊँ। बहरहाल, तो या शारिक कैफी साहब के भी ऐसे काफ़ी सारे अशार हैं जहाँ पे ऐसी ऐसी वो बातें कह रहे हैं इतनी सिंपल टोन में, जो कि अ, मीर को अक्सर हम बोलते हैं कि आसान लफ्ज़ों से भी उन्होंने बहुत डीप डीप थॉट्स को जी एक्सप्रेस किया है आसान लफ्ज़ों में भी। तो वही शारिक कैफ़ी में भी मुझे देखने को मिलता है। मीर की कैफियत नहीं, लेकिन इनका एक इनकी एक अपनी ही कैफियत है। जैसे वो एक कितना सिंपल सा शेर है कि अब मुझे कौन जीत सकता है, तू हम्म, मेरे तू मेरे दिल की तूने मेरे आखिरी दिल डर का था। आखिरी डर। हाँ। या हाँ, एक और है जो और इससे भी ज़्यादा गहरा है कि सब आसान हुआ जाता है, मुश्किल वक्त तो अब आया है। मजा आ गई। तो ये, और ऐसा नहीं है कि इनके पास फेस वैल्यू के शेर नहीं है, इनके पास वो फेस वैल्यू वाले शेर भी हैं, जो मतलब जिनकी और भी इंटरप्रिटेशंस हो सकती है मेरे ख्याल से, लेकिन फेस वैल्यू पे वो ज़्यादा हिट करते हैं कि सारी बातें याद हमें आ जाती हैं, लेकिन जब हम्म, वो उठने वाला होता है, हम्म, या कैसे टुकड़ों में उसे कर लूं कबूल, जो हाय, मेरा सारे का सारा था कभी। अरे कैसा था तुमको। तो ये जो एक जो फेस वैल्यू वाले शेर हैं, वो क्लासिकल पोएट्री में हमें उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन ये शारिक कैफ़ी हो गए या फ़रत साहब हो गए, तो इनके पास वो मिश्रण है दोनों का। जैसे फ़रत एहसास साहब के पास भी फेस वैल्यू वाले शेर हैं कि जी, एक एक बोसे के भी नसीब ना हो, होठ इतने भी अब गरीब ना हो। जरूरी नहीं। और जब वो अपने जब चाहेंगे कि भाई अब थोड़ी पेचीदा शायरी करे तो वो भी कर लेते हैं। और एक्चुअली इनमें जो है ये होता है ना कि फरहत साहब और शारिक कैफी जो ये इतने ग्रेट हैं कि मतलब इनके तो फेस वैल्यू वाले शेर भी हैं, ये उस सतह पे गिर नहीं जाते जो आजकल के शायर तो कर रहे हैं। तो इनको वो बैलेंस बनाना आता है, या इनके कुछ फेस वैल्यू वाले जो शेर हैं वो भी उतने ही ग्रेट हैं। ये चीज भी होती है। बिल्कुल। और जैसे जो फ़रत साहब का जो शेर था जिसके बाद मैं मतलब बिल्कुल से उनका दीवाना ही हो गया कि वो मतलब एकदम ऐसे लगता है जैसे फ़रत साहब और शारिक कैफ़ी में एक ये खूबी है कि जैसे शारिक कैफ़ी साहब की बहुत सारे शेर हैं, जैसे यही था जो कि कैसे टुकड़ों में उसे कर लूँ कबूल, जो मेरा सारे का सारा था कभी। सारा। तो लगता है कि अरे यार ये तो मैं भी बोल दूंगा। तो लगता है कि अरे सामने ही तो लफ्ज हैं, इतना जी आसान जी मानी निकल रहा है इसका।
लगता है कि मैं भी। और उनका वो जो एक फ़रज साहब का जिस शेर की मैं जिक्र कर रहा था कि कभी अल्लाह मियाँ पूछेंगे तो उनसे बताएंगे, किसी को क्या बताएं हम इबादत क्यों नहीं करते। इबादत करनी। अब ये जो इन्होंने निकाला हुआ है ये मतलब, और ये पर्सनल लेवल पे भी मुझे इसने बहुत हिट किया कि अरे यार क्या बात है। हाँ, और ये जो है एक बात मैं कहना चाहूंगा इसमें कि शायरी में जो है इस्लामिक फिलोसफी का रोल तो बहुत रहा है क्लासिकल शायरी में भी। और ज्यादा जो है शायरों ने जैसे दाग करता था कि जाहिद को बुरा कह दिया या इनको बुरा कह दिया, तो मीर गालिब जो है इनके यहाँ भी, ये तो क्लासिकल शायर है, इनके यहाँ भी ये मिलता है कि जो है जाहिद या मस्जिद जो है इसके ऑपोजिट जो बात जो है वो की जाती है। तो फरहत साहब ने जो है आज के दौर में और नए तरीके से इसको जो पेश किया है ना, वो बहुत मतलब अच्छे तरीके से किया है उन्होंने। हाँ और जैसे इनका ये शेर इसमें याद आता है मेरे को कि ऐसे होता है उसमें कि हम चाहते थे उसको अपना करें तो उसने हमको ही अपने घर का कुर्बान कर दिया है। सीना फुला के ऐसे मस्जिद से आ रहे हैं, अल्लाह मियाँ पे जैसे एहसान कर दिया वाह वाह। है। और गालिब गालिब ने भी और मीर ने भी बहुत सारे, और आई आई थिंक मोमिन ने तो सबसे ज़्यादा ये जो बुत और खुदा वाली डुअलिटी है सबसे ज़्यादा उन्होंने ही इस पे प्ले किया है, मोमिन ये कालवनी बहुत ने। शेर मिलते हैं ये तो क्लासिकल शायरी में, लेकिन जो मॉडर्न में जो है फरहत एहसास ने अलग तरीके से जो इसको किया है ना, वो बहुत इम्प्रेसिव है। बहुत अच्छे तरीके से किया उन्होंने। हाँ और मतलब दिस इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी अ बिट कंट्रोवर्शियल बट आई से इट एनीवे क्योंकि यही सच है। तो फरज साहब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि शुरुआत से ही जो ये मज़हब है या जो क्या बोले जो नमाज पढ़ना है या जो भी मजहबी काम काज करना है, इसको हम्म, एक तरह से वो क्या बोले पिंजरा समझा गया है और सबने इसके खिलाफ अपने हिसाब से बगावत की है। क्लासिकल जी। शायरी में भी दिखती है और फरज साहब के हम्म, यहाँ भी दिखती है। लेकिन और ये जो हिमाकत है ना और कोई नहीं करता है कंटेम्प्रेरीज में मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो ये एक मतलब ये भी एक चीज़ है जो फरज साहब को फरज साहब बनाती है। और तो जैसे मैंने तो ऐसे शायर भी देखे हैं जो फरहत साहब को इसलिए खारिज कर देते हैं क्योंकि वो उनके खुदा के खिलाफ बोलते हैं। और फरज साहब का वो एक इंटरव्यू है मेरे हिसाब से, ध्यान नहीं आ रहा किसने इंटरव्यू किया हुआ है, बट उसमें मतलब उन्हीं पे चर्चा हुई है। तो उसमें वो बताते हैं कि मतलब उनका जो मतलब सिर्फ उन्होंने पोइट्री को ही नहीं पढ़ा है, पैरेलली उन्होंने जो फिलॉसफी है उसको भी पढ़ा हुआ है और बाकी सारी चीज़ों को भी पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है। तो ये एक और लेवल ऑफ डेप्थ क्रिएट करती है। जैसे बिल्कुल। जो षड दर्शन है उनको उन्होंने पढ़ा हुआ है। हम्म। तो और वो इस बात से भी नहीं घबराते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अभी मुझे दिख जाते हैं जो कहते हैं कि भाई ये जो उर्दू है वो हिंदुस्तानी ज़बान नहीं है, मतलब ये अरब से एक तरह से डिसेंड हुई है या फारसी से आई है या जो भी है। लेकिन वो इस बात को पूरे ज़ोर से कहते हैं कि भाई ये यहाँ की पैदाइश है, यहाँ पे ये बिल्कुल। जो सबके हिंदी है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है बेदिल में या गालिब में या मीर में, वो यहाँ की पैदाइश है। ये फ़ारसी या अरबी ज़बान की पैदाइश नहीं है। भले ही उनका इस्तेमाल हुआ है, उनका हेल्प लिया गया है, लेकिन ये इसी खालिश ज़मीन की है। जी। और मीर में तो ये देखने को मिल ही जाता है हमें, जो क्योंकि ब्रज के बहुत बहुत सारे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जैसे किसी को किसू बोला है हर जगह उन्होंने। हम्म, जैसे हम्म, उसमें भी कि हमारे आगे जब तेरा किसू ने नाम लिया, किसी ने नहीं करके जी। किसू बोला है। तो वो इन्फ्लुएंस दिखता है। तो एक आप में वो हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप इन सब चीज़ों को अम, जो मासेस हैं या जो मेजॉरिटी पब्लिक है उनके खिलाफ जाके अब इन बातों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो एक हिम्मत भी होनी चाहिए। तो मेरे तो यही दोनों हैं, अब और भी बहुत सारे हैं लेकिन अगर वो गिनाने लगेंगे तो बहुत समय लगने लगेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए तो सेपरेट कुछ रखना पड़ेगा। हाँ हाँ,
लेकिन जी। ये जो दो मतलब शायर हैं ये मेरे लिए बिल्कुल एपिटोम पे हैं। और थोड़ी सी जी। जॉन एलिया की बात मैं भी कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हैं और काफ़ी फेमस भी हैं अभी। तो जॉन जैसे जो खासकर जो ये इंस्टाग्राम वाली पब्लिक है ना, अगर किसी को बुरा मतलब ऑफेंस लेना है इस पे तो ले सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन लोगों को ना कुछ शायरी वायरी का घंटा नॉलेज है नहीं, तो जी। उनको बस किस चीज़ से प्यार है, जो वहशत है, जो एक एनार्की है जॉन के लहजे में, तो उन पे वो पागल हम्म। हैं। अब जब या जो कुछ शेर हैं एक दो जिसमें साफ वो फेस वैल्यू पे बोल रहे हैं, तो जी। उनको सुन लेंगे और उस चीज़ को लेके उनको पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, चढ़ाओ, हम्म। लेकिन उन्हें भी जो उनके संजीदा शेर हैं उसकी कुछ खास समझ है नहीं, खास क्या कोई भी समझ नहीं है। बिल्कुल। तो ये भी बात समझना बहुत ज़रूरी है। और ये तो थोड़ी जाती तो हुई है जॉन के साथ, और उसमें इनका कोई दोष नहीं है ऑब्वियसली। हम्म। अब और जॉन के लहजे में भी वो जो कैफियत, जॉन के कैफियत में भी जो वो चीज़ है कि बहुत मुश्किल बातों को बहुत आसान तरीके में बोलते हैं। जैसे जी। जो जब वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, जब सवाल खड़े कर रहे हैं कि रूह प्यासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से हम्म। आती है। अब कितना ये आसान सा शेर है, ऐसे हर लफ्ज़ के आपको मानी पता है, फिर भी आप सोचेंगे इस पे तो और गहराइयाँ आपको मिलती जाएंगी। बिल्कुल। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, और फिर जब आगे वो जो सबसे मेरा पसंदीदा शेर है इस गज़ल का कि तू है पहलू में फिर तेरी खुशबू होके बासी कहाँ से आती है। उसके बाद। हम्म। अब ये जी। जो क्रिएट कर रहे हैं, यही ये जो ऑपोजिट मेटाफर्स पे प्ले करने की इनकी ये जो कला है, इसी का कायल हूँ मैं। और फरहत साहब के यहाँ पे भी वो दिखती है कि जैसे वो ऑपोजिट मेटाफर्स को लेके उसके साथ खेलते हैं बिल्कुल। हम्म। और फरहत साहब की फरहत साहब का वो शेर मैं भूल गया था जो और भी ज़्यादा मतलब खासकर बिगिनर्स आई को और भी ज़्यादा कैच करेगा वो। अ, उस रात तू गई थी जहाँ रात रोक के बैठा, सॉरी, रात हो गया था जहाँ बात। बात रोक के बैठा हूँ आज तक मैं वही रात रोक के। अब हम्म। ऐसे ऐसा नहीं है कि ये शेर गहरा नहीं है, शेर बिल्कुल। गहरा भी है और फटाक से आपको कैच भी करता है कि अरे यार ये क्या बोल दिया, बिल्कुल। फिर से सुनना पड़ेगा ये। तो वो एक, और फरहत साहब जैसे मतलब ये जो इंस्टाग्राम वाली आवाम है, इनको तो मुझे नहीं लगता है कि उनके जो दो तीन शेर थे 2018 के रेख्ता पे कि मोहब्बत करके देखो। हाँ, उसके अलावा इन मुझे नहीं लगता है कि इसके बियॉन्ड उन्होंने पढ़ा भी होगा, अगर पढ़ा होगा बिल्कुल। या सुना होगा फ़रत एहसास शाह को तो। लेकिन ये जो शेर हैं, यही शेर है कि इनको रेलेवेंट बनाती हैं आज के दौर में भी, मतलब कॉमन पीपल में भी जो शेर नहीं समझ सकते हैं, जो उनकी बारीकियों पे, जो टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाते हैं, वो भी फ़रत साहब को कहेंगे कि हाँ भाई ये बहुत बड़े शायर हैं, क्योंकि इनमें वो कला है कि आवाम को अपील भी कर लेना है और उसी के साथ साथ आपको डेप्थ भी मेंटेन करके रखनी है। और जो अभी के हमारे शायर हैं मोस्टली, वो या तो पब्लिक को एंटरटेन करते हैं या तो शायरी में डेप्थ रखते हैं। तो जो डेप्थ रख रहा बिल्कुल। है वो फेमस नहीं हो पा रहा है, जैसे आपने कहा कि दो तीन शायरों के हम्म। अपने नाम बताए जो काफ़ी हेविली अंडररेटेड हैं, अच्छी शायरी कर रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। दूसरे शायर जरूर कहेंगे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन और किसी को नहीं पता है। और जो आवाम के लिए शायरी कर रहे हैं उनका है कि वो क्रिटिकली अक्लेम्ड नहीं है, जो क्रिटिक्स हैं वो उनको कोई वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन ये फ़रत एहसास और ये शारिक कैफ़ी जैसे ही शायर हैं जो दोनों के लिए इक्वली अपीलिंग हैं। तो ये जो एक इनमें खूबी है वो बहुत ही रेयर है, और मुझे नहीं लगता है कि आगे हमें देखने को अब मिल रही है नए जनरेशन के शायरों में। एटलीस्ट उस लेवल की तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिल रही है। तो तो एक जो है कुछ नाम छूट गए इसमें से, अमीर इमाम एक शायर हैं जो,
वो भी बहुत अच्छे शायर हैं और वो मार्केट में भी पॉपुलर हैं। अब तो इंडिया में मुझे वो दिखते हैं, उसका नाम जो है। और पाकिस्तान में अजहर फराज एक शायर हैं, अरे बहुत वाह कमाल के वाह शायर वाह हैं वो। वाह वाह, अजहर बहुत फराग। कमाल के शायर हैं। बिल्कुल। उनका नाम छूट गया मेरे को, बहुत कमाल के शायर हैं, मेरे फेवरेट शायर हैं। अगर वो रात रुक जाती, अगर वो रात रह हम्म, जाती, हमारी बात रह जाती। क्या हम्म, उनका हम्म। एक शेर है जो मैंने बैतबाजी में सुना था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी कमाल का शेर है। मुझे लगता है सबसे। उनका तो सबसे फेमस तो वो यही है कि तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत। ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देते हैं। क्या बिल्कुल। कमाल का शेर है। और अब बड़े शहरों की बात ये होती है ना कि जहाँ वो कोई डीप बात नहीं भी कह रहे, है ना, तो वहां भी वो अपने क्राफ्ट से ऐसे खेल जाते हैं ना, तो वो आपको मजा देगा वो चीज। अब जैसे इनके छोटी बहर में है कुछ ऐसा है कि हर शीशे का डर है भैया, बच्चों वाला घर है भैया। अब एक तो रदीफ देखो इसकी कितनी इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट है पाकिस्तान के उसमें भी देखो अगर आप, बिल्कुल। तो वहाँ तो भैया नहीं, यहाँ बोलते हैं हम भैया। कि हम्म। हर शीशे का डर है भैया, बच्चों वाला घर है भैया। और ऐनक का वावेला करना ठोकर से बेहतर है भैया। वाह। और इसमें एक शेर आता है कि मजेदार लगेगा आपको कि आधा आधा रो लेते हैं, आह। आधा आधा रो लेते हैं एक टिश्यू पेपर है भैया। तो ये जो है ना कि मतलब आप कोई डीप बात या वैसी कोई बात नहीं भी कह रहे, लेकिन जब ये शायरी करेंगे ना कोई चीज आपको मजा जरूर देगी। बिल्कुल। और अभी कंटेम्प्रेरीज में ही जब बात हो रही है तो एक जवाद शेख शायर हैं मेरे, जो बहुत ही बात है। पसंदीदा शेर हैं अभी कंटेम्प्रेरीज में। और आपको जी। डेप्थ भी मिलेगी, वो जो फेस वैल्यू के शेर भी मिलेंगे, दोनों जी। चीज़ें उनके पास आपको मिल जाएंगी। और अज़हर फराग का मुझे एक वो शेर याद आ रहा है, उसका मतलब सिर्फ मुझे याद है कि कोई भी शक्ल मेरे दिल में उतर सकती है, एक हम्म। रफ़ाकत में कहाँ उम्र गुजर सकती है, हाँ उम्र के ले सकती है। तुझसे कुछ और भी ताल्लुक, तुझसे कुछ जरूरी और है, और ताल्लुक ताल्लुक भी, भी जरूरी है मेरा। ये मोहब्बत तो ये किसी वक्त। मोहब्बत तो किसी वक्त भी मर सकती है। वाह। तो ये जो हाय है, हाय हाय, कमाल है। तो बिल्कुल ये। अब इसका इनका एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि मतलब कितना आपको वो जो हम कह रहे थे ना एम्बिग्यूटी, और वो कितना मिस्टीरियस लगेगा ये शेर के। ऐसा है कुछ कि कैसे दुनिया का जायजा लिया जाए, मतलब है इसका कि ध्यान तुझसे अगर हटा लिया जाए। तो इसमें शेर आता है कि तेज आंधी में ये भी काफी है, तेज आंधी में ये भी काफी है, पेड़ तस्वीर में बचा लिया जाए। आह। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे आप? क्या बात मतलब कैसा थॉट है ये, पेड़ तस्वीर में बचा लिया जाए। है। बिल्कुल। और जो होपलेसनेस भी। या इनका एक शेर है, हाँ इनका एक, वो शेर है कि सर झटकने से कुछ नहीं होगा। हाफिजा एक वर्ड है, उसका मतलब है मेमोरी। जी। कहते हैं कि सर झटकने से कुछ नहीं होगा, मैं तेरे हाफिजे में रह गया। क्या बात है। कमाल है यार, ये पहले में से छूट गया लेकिन बहुत फेवरेट शायर है अजहर फराज। ये उनका एक वो भी शेर है कि दफ्तर से मिल नहीं रही छुट्टी वगरना मैं, हाय 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 हाय, बारिश हाय की हाय, एक कमाल है बूंद भी बेकार यार, एक जाने बूंद ना बेकार जाने दी। और इसके पहले वाला जो शेर है वो भी कमाल का है कि अंधे को कैसे तन्हा सड़क पार जाने दूं। हाँ ऐसा है उसके किसके दुनिया से उसे करके खबरदार जाने दूं, अंधे को भला कैसे सड़क पार जाने दूं। वाह। यही है। वाह। वैसे ही अभी तो मतलब अगर बैठेंगे कि कितने शायर हैं और उनकी शायर शेरों पे तो बिल्कुल बिल्कुल। रात हो जाएगी। खैर, तो एक आप अपने पसंद का जो अभी आपको याद आ रहा हो, जो आपको सबसे अच्छा शेर लगता है, वो आप सुनाएं। और एक मैं सुनाता हूँ और उसके बाद इसका इख्तिताम करते हैं। बिल्कुल। हाँ अब इसमें जो है गरज मतलब उसे क्या पड़ी है। और इसमें एक वर्ड आएगा मुकालमा, उसका मतलब होता है डायलॉग, या आपको कुछ बोलना है वो मुकालमा है आपका, ठीक है। इसमें है कि
उसे क्या गरज के कहानी उसकी गिरफ्त में नहीं आ रही, जहां उसको भूले मुकाल में हमें तालियों पे लगा दिया। वाह। और ये गजल ही पूरी मजेदार है, मतलब इसमें जो रदीफ और जो फ्लो चलता है ना, इस तरह से है, मतलब इस तरह के मेरे तेरे ज़ौक़ ने वो समर मेरी तही डालियों पे लगा दिया, मेरा अहद मेरी सुखनवरी की जुगालियों पे लगा दिया, आह। मुझे शक है तेरे सुनार पर, नहीं लग रहे मुझे ये गुहर, कहीं चांद तो नहीं काट कर तेरी बालियों में लगा दिया। वाह वाह वाह। तो ये कमाल, ही पूरी गजल ऐसे फ्लो होती है ना, कमाल कर दिया इन्होंने इसमें। चलो मैं, क्या बात आगे निकल जाएगी, आप सुना दीजिए अब उससे। अभी याद आया मुझे, उसी जो मैंने एक शेर सुनाया उसी के आगे वो सोने की भी बात करते हैं कि अ, अगर वो रात रह जाती हमारी बात रह जाती, तेरा जेवर नहीं बनता तो चांदी धात रह जाती। हाँ क्या बात है। खैर एक शेर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये कि साकी गई बहार, रही दिल में ये हवस, वो मिन्नतों से जाम दे और मैं कहूँ कि बस। हाय, क्या बात। तो खैर इसी पे